मुझे अक्सर ये ख्याल आता है कि एक एक दिन करके हमारी लाइफ बीतती चली जाती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम सभी एक पर्पसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन हर रोज किया हुआ अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ा सेटिस्फेक्शन तो देता है। जब से हमने जन्म लिया है तब से कहीं ना कहीं हम बस चीजों को इस्तेमाल ही करते चले जा रहे हैं, चाहे वो प्रकृति के साधन हो, नेचर के एलिमेंट्स, या फिर हमें हमारे अपनों से मिला हुआ सपोर्ट, हमारे बड़ों का, हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ स्ट्रक्चर जिसमें हम शामिल हो गए और बस जीना शुरू कर दिया। मगर हमने जिंदगी को, सोसाइटी को, नेचर को लौटाया क्या? और अगर आपके भी ख्याल मेरी सोच से मिलते जुलते हैं तो फिर आपके और मेरे दोनों के लिए ही आज की ये बुक समरी बहुत कुछ वैल्यू ऐड करने वाली है। तो आज की बुक समरी है एवरीडे ग्रेटनेस, जिसे लिखा है स्टीफन कोवी ने। स्टीफन कोवी एक बेस्ट सेलिंग ऑथर, लीडरशिप एक्सपर्ट, टीचर, कंसल्टेंट, बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बेहद सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। स्टीफन सेल्फ हेल्प, लीडरशिप और बिजनेस बुक्स लिखने के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे फेमस बुक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसकी तकरीबन 25 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। 1996 में स्टीफन कोवी को टाइम मैगजीन के 25 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया था। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं, एक लीडर बनने की इच्छा रखते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो फिर आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी एवरीडे ग्रेटनेस बाय स्टीफन कोवी। अक्सर हम लोगों की बहादुरी और टैलेंट के कारनामे सुनते हैं। आपने कई ऐसे साइंटिस्ट्स के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा जिन्होंने साइंस की फील्ड में अमेजिंग डिस्कवरीज की हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो ग्रेट एक्टर, डांसर, म्यूजिशियन और बिजनेसमैन बनकर अपनी अपनी फील्ड में नाम कमा चुके हैं और जिन्होंने समाज की भलाई में बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। आमतौर पर इन महान लोगों के अंदर एक ऐसी ग्रेटनेस होती है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि इनकी अच्छाई और महानता के कारण ही समाज का विकास होता है और ये दुनिया रहने के लिए एक खूबसूरत जगह बन जाती है। वैसे एक और बात हमें समझनी चाहिए कि ग्रेटनेस सिर्फ बड़े बड़े कामों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक और रूप भी है जो बहुत ऊंचे दर्जे का है, जिसे हम एवरीडे ग्रेटनेस कह सकते हैं, यानी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे महान काम। एवरीडे ग्रेटनेस वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है। एवरीडे ग्रेटनेस का मतलब यह नहीं है कि हम किस चीज में अच्छे हैं, बेस्ट हैं, बल्कि ये उस गुडनेस यानी अच्छाई के बारे में है जो ग्रेट लोगों में होती है। ये हमारे एक्शंस के इंटेंशंस के बारे में है, जो बेशक बहुत छोटे से और साधारण हो, मगर इनके साधारणपन में भी एक ऐसी महानता छुपी हुई है कि हमारे साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी एक मकसद देती है। इस किताब में आप सीखेंगे कि वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हमारी जिंदगी का सही मकसद ढूंढने के काम में आते हैं। इस किताब में आपको ऐसे कई लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज पढ़ने को मिलेंगी कि आप उनसे इंस्पायर होकर अपनी जिंदगी का असली मकसद ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं एक मीनिंगफुल जर्नी स्टार्ट करने के लिए? अगर हां, तो फिर शुरू करते हैं। खुद पर भरोसा रखिए, आप खुद में बेस्ट हैं। आपके अंदर भी वो एबिलिटी है कि दूसरों को इंस्पायर करके उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सके। तो इस जर्नी का यानी कि इस बुक समरी का पहला चैप्टर है कंट्रीब्यूशन, यानी कि योगदान। हम सभी की जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम अपने होने की वजह ढूंढते हैं, यानी हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। इस तरह के सवाल हम सभी के मन में उठते हैं और अक्सर इन सवालों का हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, जबकि कई बार हमें एहसास होता है कि हमारी जिंदगी का एक मकसद है, हमारे कुछ गोल्स हैं जो हमें पूरे करने हैं। हमें अपने अंदर से एक आवाज सुनाई देती है जो हमसे कुछ कहना चाहती है। शायद अभी तक हमें यह पता नहीं है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, पर अक्सर अंतरात्मा की यह आवाज हमें इशारा करती है कि हम एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा हैं। हमें इस दुनिया में अपना छोटा सा ही सही मगर कंट्रीब्यूशन करना है, एक ऐसा कंट्रीब्यूशन जो इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सके।
हमारा भी वक्त आएगा जब जिंदगी हमें यह सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि हमें इस दुनिया में अपना योगदान देना है या फिर सिर्फ यूं ही बिना किसी मकसद के जिंदगी गुजारनी है। और जब ऐसा वक्त आएगा तब हमें एक्शन लेना ही होगा। हमें यह जानना ही होगा कि हमारी जिंदगी का आखिर पर्पस क्या है, ऐसा क्या है जो हम अचीव करना चाहते हैं। बेशक वो चीज हमारे कंफर्ट जोन से बाहर ही क्यों ना हो या हमारे अंदर ही कहीं छुपी हुई हो, पर चाहे जो भी हो हमें यह तो समझना ही होगा कि हम कुछ ऐसा बड़ा और ग्रेट काम जरूर कर सकते हैं जो अभी तक हमारी नजरों से छुपा हुआ है। जॉन बेकर अपने हाई स्कूल के टाइम से ही एक एस्पायरिंग रनर रहे थे, पर उन दिनों उन्हें स्पोर्ट्स में क्वालिफाई करने के लिए टू अनकोऑर्डिनेट समझा जाता था। लेकिन जब उनके बेस्ट फ्रेंड ने कोच का ऑफर ठुकरा दिया तो जॉन ने टीम ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की और उन्हें रनर बनने का मौका मिला। फिर जल्दी ही वो इतने फेमस हो गए कि स्पोर्ट्स राइटर्स ने उन्हें दुनिया के कुछ गिने चुने फेमस रनर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया। ग्रेजुएशन के बाद बेकर अल्बकोकी के एस्पेन एलिमेंट्री स्कूल में कोच बन गए। इसके साथ ही वो 1972 गेम्स की ट्रेनिंग भी कर रहे थे। बेकर जब 25 साल के थे तो उन्हें कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि उनके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है। अपने दूसरे ऑपरेशन से पहले एक दिन संडे को बेकर गाड़ी लेकर पहाड़ों में घूमने निकल गए। वहां उन्हें सुसाइड करने का ख्याल आया क्योंकि वो अपनी फैमिली को अपने लिए दुखी और परेशान होते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। अचानक उनकी आंखों के सामने उन बच्चों के चेहरे घूमने लगे जिन्हें वो ट्रेनिंग देते थे। यही वो मोमेंट था जब उन्होंने आत्महत्या का ख्याल दिमाग से झटकते हुए यह फैसला किया कि वो अपनी बची खुची जिंदगी अपने स्टूडेंट्स के साथ बिताएंगे। असहनीय दर्द के बावजूद भी बेकर बच्चों को ट्रेनिंग देते रहे। 1970 में बेकर को छोटी लड़कियों को सिखाने को कहा गया, जिन्हें ड्यूक सिटी डैशर्स कहा जाता था। ट्रेनिंग के साथ साथ बेकर उन्हें यह भी सिखाया करते थे कि हमेशा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो, और उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि लड़कियां फाइनल्स तक जाएंगी। और बेकर की बात सच साबित हुई। उस वक्त बेकर ऊपर वाले से सिर्फ यही मांगते थे कि वो किसी तरह फाइनल्स तक जिंदा रह जाएं। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो स्कूल जा पाते, पर वो हर रोज डैशर्स को कॉल करके उन्हें यह याद दिलाना नहीं भूलते थे कि तुम्हें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। 23 नवंबर की सुबह बेकर की जिंदगी की आखिरी सुबह थी। उनकी मौत के 2 दिन बाद ही फाइनल था। डैशर्स ने चैंपियनशिप जीत ली थी। उन्होंने अपनी जीत का सारा क्रेडिट बेकर को दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही बेकर के सम्मान में एस्पेन का नाम बदलकर जॉन बेकर एलिमेंट्री रख दिया गया। अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में भी बेकर ने टीम के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया था वो कभी भुलाया नहीं जा सकता था। वो अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए जो लोगों को हमेशा उनकी ग्रेटनेस की याद दिलाती रहेगी। जॉन बेकर की स्टोरी दिखाती है कि हमारी परेशानियों पर भले ही हमारा कंट्रोल ना हो, पर फिर भी हम अपना रिस्पॉन्स चूज कर सकते हैं। यह हमें तय करना है कि उस परेशानी से हमें कैसे निपटना है। जॉन बेकर ने कैंसर की बीमारी खुद नहीं चुनी थी, पर कैंसर होने के बावजूद टीम को अपना कंट्रीब्यूशन देने का फैसला उसके हाथों में था, और उसने वही किया जो उसका फर्ज था। अपनी अंतिम सांस तक उसने अपना पर्पस पूरा किया। बेकर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और हमेशा अपने स्टूडेंट्स की लाइफ को इंस्पायर किया। सबसे बढ़कर तो उसे खुशी तब हुई होगी जब उसे एहसास हुआ होगा कि उसकी जिंदगी का एक मकसद था जो उसने मरते दम तक पूरा किया। कंट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करने के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है चैरिटी, यानी कि दान। हर इंसान की जिंदगी के जीने का तरीका अलग है। कुछ लोग सेल्फ सेंटर्ड व्यू से लाइफ को देखते हैं, तो कुछ एक सेल्फलेस यानी कि निस्वार्थ जिंदगी जीने में यकीन रखते हैं। जिंदगी का मकसद ढूंढते हुए यह जरूरी है कि हम अपने सिवा दूसरों के बारे में भी सोचें। अक्सर ऐसा होता है कि दूसरों की मदद करके, उनके काम आकर ही हमें जिंदगी का असली मकसद मिलता है। चैरिटी यानी कि दान, किसी के काम आना। जब हम पूरे दिलो दिमाग से और अपने टैलेंट से लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। चैरिटी का दूसरा नाम है सेल्फलेस होना। एक बड़े दिल वाला वही होता है जो निस्वार्थ दूसरों की भलाई करता है। साइमन अलेक्जेंडर हेले 1892 यानी कि 1892 में पैदा हुए थे। उनकी परवरिश सेवन्ना, टेनेसी के छोटे से फार्मिंग एरिया में हुई थी।
वो अपने परिवार में 8वें नंबर के बच्चे थे। उन दिनों यह रिवाज था कि अगर कोई लड़का खेतों में काम करने की उम्र तक स्कूल की पढ़ाई करता रहे तो उसे वेस्टेड यानी कि बेकार मान लिया जाता था। लेकिन साइमन की मां अपने बेटे को खूब पढ़ाना चाहती थी। साइमन जब 6th ग्रेड में पहुंचे तो उनकी मां ने साइमन के पिता से कहा कि वो साइमन को आगे की पढ़ाई के लिए फिर से स्कूल भेजना शुरू करें। इस तरह साइमन ने 8वीं क्लास पास की, लेकिन उनकी मां उन्हें और आगे पढ़ाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने किसी तरह अपने पति को मनाया कि वो साइमन को हाई स्कूल पास करने की परमिशन दे दें। मजबूरन साइमन के पिता ने अपने खून पसीने से कमाए $50 खर्च करके साइमन को लेन कॉलेज में पढ़ने भेज दिया। जल्दी ही सारा पैसा खत्म हो गया। साइमन की पढ़ाई जारी रखने के लिए पिता ने कभी मजदूरी की तो कभी वेटर बने और कभी हैंडीमैन। सर्दियों में उनके पिता अमीरों के घर में आग जलाने का काम किया करते थे। इस तरह छोटे मोटे काम करते हुए उनके पिता ने उन्हें किसी तरह सीनियर हाई स्कूल तक की पढ़ाई करवाई। इसके बाद साइमन कॉलेज गए, जहां उन्हें शुरुआत के 2 सालों तक काफी स्ट्रगल करना पड़ा। जब उनका 2nd ईयर खत्म होने वाला था तो वो एक कोर्स में फेल हो गए क्योंकि उनके पास टेक्स्ट बुक खरीदने के पैसे नहीं थे। साइमन काफी निराश हुए। उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर वापस खेतों में जाकर काम करने का मन बना लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें समर टाइम में स्लीपिंग कार पोर्टर का काम करने का ऑफर मिला तो साइमन ने तुरंत हां कर दी। कॉलेज के ब्लैक स्टूडेंट्स में से उन्हें चुना गया था। एक बार वो एक ट्रेन पर काम कर रहे थे। ट्रेन में सफर कर रहे एक आदमी ने उनसे कहा कि वो उसके लिए और उसकी पत्नी के लिए पीने के लिए दूध लाएं। साइमन ने जब उन्हें दूध के गिलास पकड़ाए तो उस आदमी ने उनसे बातचीत शुरू कर दी। अब क्योंकि ये कंपनी के रूल्स के खिलाफ था तो साइमन ने उस आदमी की बातों का जवाब नहीं दिया और वहां से चले गए। लेकिन वो आदमी साइमन से बात करना चाहता था, इसीलिए वो उनके पीछे पीछे पोर्टर्स के क्यूबिकल तक पहुंच गया और साइमन से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगा। ट्रेन तब तक एक स्टेशन पर रुक चुकी थी। जाते जाते उस आदमी ने साइमन को टिप दी और उसके ब्राइट फ्यूचर की कामना की। फिर पूरी गर्मियों में साइमन टिप के मिले पैसे बचाते रहे, जिससे उन्होंने कॉलेज के सेमेस्टर की फीस भरी। साइमन जब कैंपस लौटे तो उनके कॉलेज प्रेसिडेंट ने उन्हें वेलकम करते हुए यह इन्फॉर्म किया कि जिस जेंटलमैन से उनकी ट्रेन में मुलाकात हुई थी वो कर्टिस पब्लिशिंग कंपनी के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव मिस्टर बॉयस हैं और उन्होंने साइमन की पढ़ाई के लिए $5000 दिए हैं, जो कि साल भर की कॉलेज की फीस थी। साइमन हैरान रह गए। वो मिस्टर बॉयस के लिए बेहद ग्रेटफुल फील कर रहे थे। उनकी इस हेल्प ने साइमन को एक कॉलेज ग्रेजुएट बनने में मदद की और उनकी आगे की पढ़ाई के रास्ते खोल दिए थे। इसके बाद साइमन ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इथाका, न्यूयॉर्क से मास्टर्स डिग्री ली। इस बात को कई साल बीत चुके थे। साइमन अब एक फैमिली मैन थे। अक्सर वो अपने बच्चों को मिस्टर बॉयस की जेनरसिटी के बारे में बताया करते थे कि किस तरह मिस्टर बॉयस की मदद से वो आज इस मुकाम तक पहुंच पाए, क्योंकि अगर उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो साइमन के बच्चे भी शायद उसी फार्म में होते और पढ़ाई के लिए स्ट्रगल कर रहे होते। साइमन मिस्टर बॉयस के प्रति बेहद शुक्रगुजार महसूस करते थे, क्योंकि उनकी ग्रेटनेस की वजह से न सिर्फ साइमन के सपने पूरे हुए बल्कि उनके बच्चे भी अपना सक्सेसफुल करियर बना पाए। तो समझा आपने, आपकी एक छोटी सी मदद न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। आप ये सोच भी नहीं सकते। डोनेशन की इंपॉर्टेंस को बताती इस छोटी सी स्टोरी और इस चैप्टर को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर है अटेंशन, यानी कि ध्यान। कुछ लोगों को लगता है कि लाइफ तभी मीनिंगफुल बनेगी जब हम कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे या लाखों लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर हम अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालकर किसी एक जरूरतमंद के भी काम आ सकें तो इतना भी बहुत है। कंट्रीब्यूशन हमेशा बड़े लेवल का हो यह जरूरी नहीं है। आपकी एक छोटी सी मदद भी किसी के बड़े काम आ सकती है। टाइलर करी एलिमेंट्री स्कूल के टीचर हैं। क्लास के पहले दिन उन्होंने देखा कि उनका एक स्टूडेंट रोमेल, जो कि 4th क्लास का स्टूडेंट था, उसे ठीक से पढ़ना नहीं आ रहा था। एक बार मिस्टर करी ने स्टूडेंट्स को अपने ड्रीम के बारे में लिखने का टॉपिक दिया। सब ने कुछ न कुछ लिखा था सिवाय रोमेल के, जिसने बिना कुछ लिखे ही पेपर सबमिट कर दिया था। मिस्टर करी ने तुरंत रोमेल को बुलाकर उससे बात की तो उन्हें पता चला कि रोमेल एक स्पेशल स्टूडेंट है और उसे कुछ गिने चुने वर्ड्स ही पढ़ने आते हैं जो उसकी मां ने उसे सिखाए थे।
उसने ये भी कहा कि उसे स्पोर्ट्स और म्यूजिक कुछ खास पसंद नहीं है, पर हां, उसे आर्ट बहुत पसंद है। अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह रोमेल पढ़ लिख नहीं पाता था। मिस्टर करी उसके लिए कुछ करना चाहते थे ताकि रोमेल नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ना लिखना सीख सके। अपने 2 साल के टीचिंग जॉब में उन्हें पहले कभी किसी स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाने का मौका नहीं मिला था, जो एक शब्द तक नहीं पढ़ सकता था। मिस्टर करी के लिए रोमेल का केस किसी चुनौती से कम नहीं था। यहां तक कि रोमेल के स्पेशल एजुकेशन टीचर ने भी उन्हें यही कहा कि रोमेल का नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ना लिखना इम्पॉसिबल है। लेकिन बाकियों से अलग मिस्टर करी ने डिसाइड कर लिया था कि वो हर हाल में रोमेल को पढ़ना लिखना सिखाएंगे। क्लास में पढ़ाते हुए उन्हें रोमेल के बारे में कई बातें पता चली, जैसे वो बुद्धू नहीं था बल्कि मैथ्स में बहुत होशियार था और स्टोरी टाइम में वो बड़े ध्यान से सुनता था। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद मिस्टर करी ने रोमेल को सिखाने के लिए एक प्लान बनाया। यह प्लान था पिचिंग वर्ड्स, जहां वो रोज 10 मिनट तक रोमेल के साथ एक स्टोरी पढ़ते थे। मिस्टर करी स्टोरी पढ़ते थे और रोमेल को वो वर्ड्स पहचानने होते थे जो मिस्टर करी स्टोरी में पहले से सिलेक्ट करके रखते थे। जब भी रोमेल किसी वर्ड पर अटक जाता तो मिस्टर करी उसे बाजू में पिंच करते। स्टोरी रीड करते हुए कई हफ्ते गुजर गए, पर अभी तक रोमेल में कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उल्टा एक बच्चे के साथ हाथापाई करने के कारण उसे कुछ दिनों के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। यह पहली बार नहीं था जब वो सस्पेंड हुआ था। खैर, एक हफ्ते बाद जब वो वापस स्कूल गया तो रोमेल की मां ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए समझाया कि वो स्कूल में मिस्टर करी की बात सुने और पढ़ने में मन लगाए। न जाने क्यों मिस्टर करी को यह एहसास होता था कि प्रॉब्लम रोमेल में नहीं है, बल्कि उन टीचर्स में है जो रोमेल को समझ नहीं पाए और उसे सिखाने में फेल हो गए। किस्मत से मिस्टर करी को स्कूल में एक छोटी सी क्लासरूम मिल गई, जहां वो रोमेल को आराम से पढ़ना लिखना सिखा सकते थे। वो हर हफ्ते 9 घंटे रोमेल को एक कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड सिखाने की कोशिश करते थे, जिसके लिए उन्हें अलग से कोई पैसा नहीं मिल रहा था। ये वो रोमेल की मदद के लिए अपनी मर्जी से कर रहे थे। हर एक नया साउंड सीखने के लिए रोमेल निमैनिक सिस्टम का अपना खुद का वर्जन निकालकर उसे कैरेक्टर का रूप देकर ड्रॉ किया करता था, और जब भी वो कोई साउंड भूलता तो अपने ड्रॉइंग्स की तरफ देख लेता जो पूरे क्लासरूम की दीवारों पर चिपकाई गई थी। धीरे धीरे दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार रोमेल ने साउंड्स को पहचान कर वर्ड्स बनाना सीख ही लिया। कुछ हफ्तों बाद मिस्टर करी और रोमेल प्रिंसिपल के ऑफिस गए। वहां रोमेल ने एक बुक पढ़ना स्टार्ट कर दी तो प्रिंसिपल और रोमेल की मां दोनों हैरान रह गए। उन्हें रोमेल पर बड़ा प्राउड फील हुआ। इसके बाद रोमेल के लिखने की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। रोमेल के टीचर्स ये बात मानकर चल रहे थे कि वो कभी पढ़ना नहीं सीख पाएगा, पर मिस्टर करी के आने के बाद जैसे रोमेल की लाइफ ही बदल गई। उन्होंने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई और वो भी बिना किसी लालच के। मिस्टर करी नहीं होते तो शायद रोमेल के अंदर छुपी पोटेंशियल कभी बाहर नहीं निकल पाती और वो शायद कभी पढ़ना लिखना नहीं सीख पाता। अपनी जिंदगी का मकसद या मीनिंग ढूंढने में उस छोटी से छोटी अटेंशन को भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, जो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त और अटेंशन देकर आप उन्हें अपना टैलेंट या पोटेंशियल ढूंढने में हेल्प कर सकें। तो अटेंशन शब्द की वैल्यू और अटेंशन शब्द का मिरेकल और अटेंशन शब्द के साथ दिए हुए कंट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है जिम्मेदारी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने होने का मतलब ढूंढना हमें मोटिवेट करता है कि हम लाइफ में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए एक प्लान क्रिएट करें। हालांकि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम रियल एक्शन नहीं ले लेंगे। इसीलिए हमें अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लेना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार भी करना होगा, तभी हमारे सपने सच हो पाएंगे। जब जिंदगी हमारे मुताबिक नहीं चलती तो हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं या बहाने बनाने लगते हैं, लेकिन लाइफ में अगर प्रोग्रेस चाहिए तो अपने कामों की जिम्मेदारी भी खुद लेनी होगी। हम जो भी करें अपने दम पर करें, तभी हम अपनी समझ से हर सिचुएशन में अपना बेस्ट रिस्पॉन्स दे पाएंगे। चक नॉरिस 16 साल की उम्र में लॉस एंजल्स के एक मार्केट में ग्रोसरी पैकिंग का काम करने लगे थे। उन दिनों ग्रोसरी स्टोर्स भारी सामान पैक करने के लिए बॉक्सेस का इस्तेमाल किया करते थे। चक नॉरिस को लगता था कि सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है, उन्हें अपनी जॉब से कोई शिकायत नहीं थी।
वो जो कर रहे थे उसी में खुश थे। फिर एक दिन ड्यूटी खत्म होने का टाइम आया तो मैनेजर ने उनसे कहा कि कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत स्लो पैकिंग करते हैं। मैनेजर की बात सुनकर चक उदास हो गए। तब वो एक 16 साल के शर्मीले लड़के थे जिसे ढंग से बात करना तक नहीं आता था। पर हैरानी की बात थी कि चक ने मैनेजर से कहा कि वो उन्हें एक मौका और दे, इस बार वो पहले से अच्छा काम करके दिखाएंगे। मैनेजर मान गया। उसने नॉरिस को एक चांस दे दिया। इस बार नॉरिस ने न केवल फटाफट सारी पैकिंग की, बल्कि उन्होंने ओवर टाइम भी किया। उस दिन चक नॉरिस ने जब अपनी बात कही तो वो एक ऐसा मोमेंट था जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। उन्हें एहसास हुआ कि अगर हम सिर्फ इंतजार करते रहेंगे और हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। लाइफ में पहला या दूसरा मौका तभी मिलेगा जब हम एक्शन लेंगे। चक ने भी लिया। बेशक वो शर्मीले थे, पर उन्होंने अपनी बात को कहने की हिम्मत दिखाई। तब चक नॉरिस एक नेचुरल स्पोर्ट्समैन भी नहीं थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने जी जान लगाकर कराटे सीखे थे तो वो पूरे 6 सालों तक वर्ल्ड मिडिल वेट चैंपियन रहे। 36 की उम्र में चक नॉरिस को एक एक्टर बनने का ख्याल आया। वैसे उन्हें एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर सिर्फ इस वजह से वो खुद को एक्टिंग की दुनिया में जाने से रोकना नहीं चाहते थे। जरा सोचिए, चक नॉरिस ने अगर एक्शन नहीं लिया होता, सिर्फ बहाने बनाकर पल्ला झाड़ लिया होता तो क्या होता। हम अपनी लाइफ में हर रोज कई तरह के हालातों का सामना करते हैं जो हमारे रास्ते में आने वाली अपॉर्चुनिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। लेकिन चक नॉरिस की स्टोरी से हमें यह भी सीख मिलती है कि इंसान की किस्मत उसके खुद के हाथों में है। हम अपना लक खुद डिसाइड करते हैं, लेकिन यह तब होगा जब हम खुद अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेंगे। आपके सामने चाहे कोई भी सिचुएशन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उसे फेस कीजिए और डटकर मुकाबला कीजिए। फिर चाहे आपको अपने लिए आवाज उठानी पड़े, मेहनत करनी पड़े या खुद से ही पहल करनी पड़े। और जिम्मेदारी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है साहस, यानी कि करेज। यही हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। एक इंडिविजुअल के तौर पर हमारे अपने डर, अपने डाउट्स होते हैं। ये सबके साथ होता है। डर और डाउट्स को हम अपनी लाइफ से पूरी तरह हटा तो नहीं सकते, पर हां, उन्हें कुछ हद तक कम जरूर कर सकते हैं, ताकि वो हमारे सपनों और गोल्स के आड़े ना आए। अपने अंदर करेज यानी हिम्मत लाकर हम अपने मन का हर शक दूर करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। हिम्मत का मतलब यह नहीं है कि हमारे अंदर का डर खत्म हो गया, बल्कि ये एबिलिटी है जो हमें डर के बावजूद एक्शंस लेने के लिए एनकरेज करती है। करेजियस होने का मतलब है कि हम इस बात को बखूबी समझते हैं कि हमारे गोल्स और सपनों की कीमत हमारे मन के डर से कहीं ज्यादा है। हिम्मत दिखाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कई बार हम पब्लिक में इसे एक्सप्रेस करते हैं और कई बार हम अपने अंदर ही अंदर बहुत कुछ बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं, पर टूटते नहीं। रेबा मैकइंटायर एक 20 साल की लड़की है। वो बचपन से ही स्टार बनने का सपना देखती आई थी। जब वो बड़ी हुई तो उसने सिंगिंग कॉन्टेस्ट में जाना शुरू किया, जहां वो अपने भाई बहनों के साथ मिलकर परफॉर्म करती थी। रेबा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि एक दिन उसका सपना जरूर पूरा होगा। इसके अलावा वो फेमस अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर डॉली पार्टन की बहुत बड़ी फैन थी। रेबा ने पहली बार 1967 में डॉली का गाना सुना था और तभी से वो डॉली की फैन हो गई थी। तब से लेकर रेबा डॉली के लगभग सारे गाने गा चुकी थी। यही नहीं, वो हूबहू डॉली जैसा गाने की कोशिश करती थी। 17 सितंबर 1977 की बात थी। नैशविले में रेबा को डॉली के 2 गाने गाने थे, लेकिन डॉली के अचानक वहां आने की वजह से रेबा सिर्फ एक ही गाना गा पाई। पर रेबा को इस बात का जरा भी दुख नहीं था, बल्कि वो तो डॉली को देखकर इतनी एक्साइटेड थी कि उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहा। आखिरकार उसकी फेवरेट सिंगर डॉली उसके सामने जो थी, जिसे रेबा अपना हीरो मानती थी। रेबा डॉली को काफी क्लोजली ऑब्जर्व करती थी। उसे डॉली के बारे में सब कुछ पता था, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, यहां तक कि उसे यह भी पता था कि डॉली गिटार कैसे बजाती है। यानी एक लंबे समय तक रेबा डॉली की डुप्लीकेट लाइफ जीने की कोशिश करती रही। पर फिर जल्द ही आखिरकार रेबा को यह एहसास हो ही गया कि वो दूसरी डॉली बनके अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। अगर उसे अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो उसे अपनी खुद की पहचान बनानी होगी।
किसी और की नकली पहचान के बूते पर वो अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाएगी। रेबा को याद आया कि स्कूल के दिनों में उसे डॉली की नकल करते देख रेबा की मां कहा करती थी कि डॉली पार्टन सिर्फ एक है, तुम उसके जैसी नहीं बन सकती, इसलिए खुद का स्टाइल बनाओ और खुद की आवाज में गाओ। और रेबा समझ गई कि उसकी मां ठीक कहती हैं। उसे अपना खुद का एक स्टाइल बनाना पड़ेगा और अपनी असली आवाज दुनिया तक पहुंचानी होगी। हालांकि ये रेबा के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर उसने बड़ी हिम्मत के साथ धीरे धीरे डॉली की इमेज से बाहर आने की कोशिश की। लाख चाहने के बावजूद वो डॉली के इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं आ पा रही थी, खासकर डॉली की ड्रेसिंग स्टाइल से। यहां तक कि डॉली के डिजाइनर को बोलकर अपने लिए भी वही सेम ड्रेस बनवाती थी जो डॉली पहनती थी, लेकिन इससे भी कुछ काम नहीं बना। रेबा को कहीं ना कहीं यह मालूम था कि वो डॉली नहीं है और ना ही बन सकती है। डॉली की पर्सनैलिटी उस पर इस कदर हावी थी कि वो खुद की पहचान भूल गई। कई सालों तक कोशिश करने के बाद रेबा को फाइनली अपना स्टाइल मिल गया। अब कोई उसे आकर यह नहीं बोलता था कि उसे क्या और कैसा पहनना चाहिए। वो जब अपने स्टाइल में तैयार होकर लोगों से कॉन्फिडेंटली मिलती थी तो उसे पता चल जाता कि वो जैसी है वैसे ही परफेक्ट है। उसे किसी और के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। अब रेबा का अपना एक स्टाइल बन गया था, जिसे उसने एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदल दिया, उसका अपना क्लोथिंग लाइन। अपनी मेहनत और हिम्मत के दम पर रेबा ने न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई, बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेस भी खड़ा किया। इस स्टोरी में यह आसानी से देखा जा सकता है कि रेबा पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से डरती थी। उसे डॉली की नकल करने की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि वो खुद का स्टाइल बनाने से डर रही थी। उसे लगा कि उसे कोई पसंद नहीं करेगा और वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगी। पर जब उसने हिम्मत दिखाई तो उसका हर डाउट जाता रहा। रेबा ने फाइनली खुद की असलियत को पहचान कर उसे सराहा और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। जो कभी किसी और के शैडो में अपनी पहचान खो चुकी थी, वही रेबा आज अपनी असल पहचान के साथ एक कंफर्टेबल और सक्सेसफुल लाइफ जी रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, जो कि है डिसिप्लिन। अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लेने के लिए हमें बहुत डिसिप्लिन से रहने की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या हैं। सबसे बढ़कर हमारे अंदर वो रेजिस्टेंस होना चाहिए कि हम अपने रास्ते की हर टेम्पटेशन को अवॉइड कर सकें। ये टेम्पटेशंस अक्सर वो चीजें होती हैं जिन्हें हम लाइफ में ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहते, पर ये इतनी टेम्पटिंग होती हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते। 1972 में जो पैटर्नो पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के हेड फुटबॉल कोच हुआ करते थे, इस पोजीशन में पूरे 7 साल रहते हुए उन्हें हमेशा यही लगा कि वो अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं। फिर एक दिन उन्हें बिल सल्वन का फोन आया, जो कि एक रिटायर्ड प्रेसिडेंट और न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स के प्रिंसिपल ओनर थे। सल्वन ने उन्हें अपनी टीम में कोच की जॉब ऑफर कर दी। पहले तो पैटर्नो ने सल्वन को बताया कि उन्हें ऑफर तो अच्छा लग रहा है, पर वो अपने स्कूल की फुटबॉल टीम नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन जब सल्वन ने उन्हें 1.3 मिलियन का ऑफर दिया और साथ में यह भी कहा कि उन्हें फ्रेंचाइजी में पार्टनरशिप भी मिलेगी और साथ ही $1 मिलियन अलग से ऑफर साइन करने के लिए, तो पैटर्नो के मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। यह उनके लिए एक बेहद ही टेम्पटिंग ऑफर था जिसे रिजेक्ट करना बेवकूफी होती। उन्होंने जब अपनी वाइफ को यह बात बताई तो उसने पैटर्नो से सिर्फ यही कहा कि जो भी उनका फैसला होगा वो पूरे दिल से उन्हें सपोर्ट करेंगी। उस दिन रात के 2 बजे अचानक जब पैटर्नो की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ रॉकिंग चेयर पर बैठी है और रो रही है। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वो अपने पीछे क्या कुछ छोड़े जा रहे हैं। उन्हें अपना पुराना स्कूल याद आया, जहां वो पहली बार अपनी वाइफ से मिले थे। उनका वो घर जहां उनके बच्चे पैदा हुए थे, पले बढ़े थे। उन्हें उनके स्टूडेंट्स, उनकी टीम को रिप्रेजेंट करने वाला वो मैस्कॉट और उनके अपने प्यारे फुटबॉल प्लेयर सभी याद आने लगे। उस एक पल में पैटर्नो को यह एहसास हुआ कि वो अपना परिवार, अपनी टीम और अपनी पूरी जिंदगी भर की पहचान को यूं अचानक छोड़कर नहीं जा सकते। बेशक चाहे इसके बदले उन्हें ढेर सारा पैसा ही क्यों ना मिले, बेशक उन्हें कोचिंग करना और गेम्स जीतना पसंद था, पर ये उस प्यार के सामने कुछ भी नहीं था जो उन्हें अपनी फुटबॉल टीम से था।
अपनी टीम के साथ रहते हुए वो अपने प्लेयर्स को डिसिप्लिन होते हुए, एजुकेटेड होते हुए और इंडिविजुअल तौर पर ग्रो करते हुए देख सकते हैं। अपने दिल की गहराइयों में पैटर्नो इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि उनकी लाइफ के प्रिंसिपल्स और गोल इतने ऊंचे हैं कि उसके सामने बड़ी से बड़ी रकम भी कुछ नहीं है। आपकी लाइफ का चाहे कोई भी ड्रीम या पर्पस हो, अगर उसे अचीव करना है तो लाइफ में एक डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा। जब भी कोई फैसला लेना हो, अपनी प्रायोरिटीज और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वैल्यूज को हमेशा ध्यान में रखें। इससे होगा यह कि हम किसी भी टेम्पटेशन के जाल में नहीं फंसेंगे और ना ही बेकार की चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगी। क्योंकि अगर लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा तो इंसान कभी अपने सपनों की मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। कोई ना कोई चीज हमेशा उसे अपने लक्ष्य से भटकाती रहेगी। और इस तरह लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज और हर रोज छोटे छोटे प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अपनाकर, छोटी छोटी ग्रेटनेस को अपनी जिंदगी में लाकर बड़ी ग्रेटनेस तक पहुंचने का रास्ता दिखाती हुई ये बुक समरी यहीं पर द एंड होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस किताब में जो अलग अलग लोगों की कहानियां पढ़ी और उनसे जो भी लेसन आपने लर्न किए वो आप वक्त आने पर अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकेंगे, चाहे प्रॉब्लम कैसी भी रही हो। बावजूद इसके उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स और अपनी लाइफ पर्पस पर बेस्ड एक्शन लिए और बेस्ट डिसीजन लिए। अब क्योंकि मर्जी आपकी है तो आप ही बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसी लाइफ जीनी है। आप अब तक अपनी लाइफ से खुश हैं या आप अपनी लाइफ को पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं। याद रहे कि हम सब के अंदर एक ग्रेटनेस छुपी हुई है जो हमें तब तक नजर नहीं आती जब तक कि हम उसे बाहर निकलने का मौका नहीं देते। तो अब जल्दी से बता दीजिए कि कौन सी स्टोरी, कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। आपके की टेक अवेज इस समरी से क्या हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि वो इम्प्रिंट हो जाएं हमेशा के लिए। और जब भी आप दोबारा उस समरी को सुनने आए तो अपने लिखे हुए उन लेसन्स को पढ़ करके प्राइड फील कर सकें और आपके लिखे हुए जो लेसन्स हैं वो उनसे दूसरे भी सीख सकेंगे। तो बिना देर किए कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपनी लर्निंग लिख दीजिए। साथ ही आप हमें यह भी सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।